फर्स्ट इज ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। अब आप बोलोगे कि भाई क्या बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, यूट्यूबर्स तो इतने सारे जो आपको बता रहे कि भाई हमने ट्रेडिंग के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए छाप लिए, आपको भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आखिर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एक बेकार मनी हैबिट कैसे हो सकती है? इतने सारे लोगों ने पैसा कमाया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। मैं पिछले महीने अपने एक दोस्त से मिला, ठीक है, और उसने 15 लाख रुपए स्टॉक्स में गवा दिए थे ट्रेडिंग करके। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग वो कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, तूने अच्छे खासे कॉलेज से पढ़ाई की है, तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, 20 लाख रुपए का उसका एनुअल पैकेज था, तो भाई तूने ऐसी गलती कैसे कर दी? 15 लाख रुपए मतलब कोई छोटी मोटी वैल्यू तो है नहीं कि 1-2 लाख रुपए, हालांकि वो भी बहुत बड़ी वैल्यू है, बट 1-2 लाख रुपए नहीं भाई, 15-20 लाख रुपए। तेरे को पता नहीं चला कि तू स्टॉक्स में इतने सारे पैसे कैसे तूने लूज कर दिए? तो उसने मेरे को बताया कि भाई एक दिन मैं बैठा यही फाइनेंस यूट्यूबर्स वगैरह की वीडियोस वगैरह देख के, और काफ़ी सारे उसने चार्ट्स पढ़ना सीख लिया था, पूरा स्टॉक्स वॉक्स का सब कुछ देख लिया था उसने। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, सारी बुक्स पढ़ ली थी, सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो कहता भाई एक दिन मैं बैठा 60,000 रुपये लेकर, ठीक है, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू किया स्टॉक्स वगैरह में, और शाम को सुबह वो 60,000 रुपये लेके बैठा था, शाम तक उसके 1.5 लाख रुपये हो गए, मतलब डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसने कहा भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि भाई 60,000 सुबह थे और अभी अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद कहता मैंने और ट्रेडिंग की और स्टॉक्स वॉक्स चूज़ करे और बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह में किया, और 2-3 दिन में मेरे वो 60,000 रुपये 7 लाख रुपए हो गए। तो कहता भाई मेरा हो गया दिमाग ख़राब कि भाई 3 दिन में ही, जहाँ मैं रोज़ हर महीने 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा था, 6-7 महीने की सैलरी मैंने सिर्फ 3-4 दिन में कमा ली। बट कहता उसके बाद हुई असली प्रॉब्लम शुरू। उसने 60,000 रुपये से तो 7 लाख रुपए 2-3 दिन में बना लिए थे। फिर जब वो चौथे दिन बैठा ना ट्रेडिंग करने के लिए, तो 7 लाख रुपए हो गए 6 लाख रुपए। फिर अगले 2-3 दिन में वो 6 लाख रुपए हो गए 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर 2-3 दिन में फिर वो 4 लाख रुपए एकदम ही जीरो हो गए, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं 60,000 रुपये से 7 लाख रुपए बना सकता हूँ, तो मैं थोड़े और पैसे लगाकर फिर गेन कर लूँगा, जितना मैंने लूज़ किया है उसको तो रिकवर कर लूँगा और प्रॉफिट भी बना लूँगा। तो कहता है भाई इस लालच में कि मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुका हूँ और मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट बंदा हूँ, तो मैं और पैसे भी कमा लूँगा। तो उसने मेरे को बताया कि अगले 2-3 महीनों में मैंने ऐसे करके ये थिंकिंग रख के कि रिकवर कर लूँगा और रिकवर कर लूँगा, करते करते 15 लाख रुपये गवा दिए। और ये कोई सिर्फ मेरे एक दोस्त की स्टोरी नहीं है, बहुत सारी आपको ऐसी स्टोरीज मिल जाएगी जहाँ पर लोगों ने 10-15 लाख तो छोड़ो, करोड़ों रुपए ट्रेडिंग करके गंवाए हैं कुछ ही दिनों में। और ये सब स्मार्ट बंदे हैं। इनफैक्ट मोहक मंडल एक बंदा है, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, उसने बोला था कि जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग होते हैं उनका नशा होता है पान मसाला, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका नशा होता है मैरिजुआना या फिर अल्कोहल वगैरह, बट जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनका नशा है ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो लोग गरीब और अनएजुकेटेड है उनका ड्रग होता है पान मसाला, जो मिडिल क्लास होते हैं उनका ड्रग होता है मैरिजुआना यानी कि गांजा। पर जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनके लिए एक नया ड्रग आया मार्केट में, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। और मैं सिर्फ आपको कुछ एक दो स्टोरीज के थ्रू नहीं बता रहा कि ट्रेडिंग बेकार है या फिर इससे दूर रहो, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। जो ज़ीरोधा है, जो कि इंडिया की नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है, कुछ प्रमोशन नहीं है ये, उसका जो फाउंडर है निखिल कामत, उसने बोला है कि 1% से भी कम एक्टिव ट्रेडर्स है जो बैंक एफडी को बीट कर पाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, इतने सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से सिर्फ 1% से भी कम लोग हैं जो बैंक एफडी, जो कि जिसका सिर्फ इंटरेस्ट रेट 7-8% होता है, बैंक एफडी को बीट कर पाते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। मतलब क्या आपको लगता है कि आप उन 99% जनता से बेटर हो जो आप बैंक एफडी से ज़्यादा प्रॉफिट ले लोगे? एंड इनफैक्ट एक और रिपोर्ट थी, शायद 90-95% ट्रेडर्स लॉस में ही होते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रेडिंग के थ्रू अमीर हो जाओगे, बहुत ही कम लोग हैं। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको कई साल की नॉलेज है। मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है जो कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3-4 साल तो हमें लॉस ही हुआ था, उसके बाद जाके हमने कुछ प्रॉफिट करना शुरू किया। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई ट्रेडिंग से दूर रहो, बट इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि 1% से भी कम लोग हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमा पाते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। आई थिंक उससे बेटर होगा कि आप इतना टाइम ट्रेडिंग में लगाओ, उससे बेटर होगा कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ, कि पैसे कहीं डालें और 3-4 साल बाद, मतलब 3-4 साल के लिए भूल गए, 3-4 साल बाद जितना तुम्हारा इंटरेस्ट आया, जितना प्रॉफिट हो वो रख लिया। तो इन्वेस्टिंग इज बेटर देन ट्रेडिंग एनी डे। ऊपर से तुम कमाने पे सोचो कि तुम कैसे अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग से मत सोचो कि मैं कैसे शॉर्टकट से इतने पैसे कमा लूंगा।
तुम अपने बिजनेस पर या फिर अपनी जॉब पे फोकस करो कि मैं कमाऊं कैसे और पैसे कैसे कमाऊं, और जो भी आप कमाते हो उसको सीधा इन्वेस्ट कर दो और 3-4 साल के लिए भूल जाओ। अच्छा खासा तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा 13-14% का, तो कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड भी रिटर्न दे देता है। और एक और जो बुरी चीज़ है ट्रेडिंग के बारे में वो ये है कि तुम अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हो कहीं पर, ठीक है, 2-3 साल में अगर उसकी वैल्यू कम भी होती है तो भाई वो 90 लाख रुपए का हो जाएगा, वो 80 लाख रुपए का हो जाएगा, कभी जीरो तो नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांसेस है, ऐसा नहीं होता कि तुमने प्लॉट लिया और वो 1 करोड़ का प्लॉट लिया और 2-3 साल में वो जीरो हो गया। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। ऐसे बैंक एफडी है, ठीक है, तुमने बैंक में 10 लाख रुपए डाले तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 10 लाख रुपए जीरो हो गया, ठीक है, या उसका इंश्योरेंस वगैरह होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस है। बट स्टॉक्स में बहुत ईजी है कि तुमने अपने 1-2 लाख रुपए डाले, 10 लाख 20 लाख रुपए डाले और वो स्टॉक डूब गया, तुम्हारे जीरो हो गए, ठीक है। तो ऑलवेज रियल एस्टेट और बैंक एफडी विल बी मोर सेफर, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो हर जगह होता है बट ज्यादा सेफ होगा व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि है बीइंग टू चीप। देखो यार, पैसा बचाना अच्छी बात है बट बहुत ज्यादा चीप भी होना ना, एकदम कंजूस होना, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इस चीज से भी आपको बच के रहना चाहिए 2025 में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, तो मैं लास्ट ईयर कनाडा में था एक दोस्त के साथ, तो बंदा ना बहुत पैसे बचाता था, बहुत कंजूस बंदा था, ठीक है। तो रात के 2 बज गए थे, हम कहीं पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, 2 बज गए थे, ठीक है। तो हमें घर जाना था। अब हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे और हमें वेट करते करते 20-25 मिनट हो गए थे। कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो बस से हमारे घर का रास्ता था 1.5 घंटे का, ठीक है, और बस कुछ $3-4 ले रही थी, ठीक है। काफ़ी इतना ही, मतलब $3-4 भी मतलब 200 रुपये होता है, बट चलो ठीक है, जो भी है, बस ले रही थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई हम यहाँ पर बस के लिए वेट करेंगे, पता नहीं बस कब आएगी, इतनी रात हो चुकी है, सेफ भी नहीं है, ठीक है। कनाडा में होमलेस की सिचुएशन बहुत बुरी है, ठीक है। ऊपर से वो बस भी हमें 2 घंटे बाद घर पहुँचाएगी। उससे बेटर है कि हम थोड़े पैसे खर्च कर लेते हैं और कैब कर लेते हैं। कैब से हमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा घर जाने में, कैब जल्दी भी आ जाएगी और सेफ भी होगी, ठीक है। बट वो बंदा इतना ज़्यादा कंजूस था ना, उसने कहा कि भाई नहीं, कहाँ हम $80 खर्च करेंगे कैब में, $3-4 की बस ले लेते हैं। और मैंने उसको पूरा फिर उस टाइम सुनाया और बताया कि भाई यार तू यहाँ पर इतने वो कर रहा है, तू वैसे सिगरेट फूंक देता है इतनी, ठीक है, इतने डॉलर्स तू सिगरेट पे उड़ा देता है, यहाँ पे तू कंजूसी कर रहा है। जब हमारी सेफ्टी की बात है, टाइम की बात है, ठीक है, यहाँ पे कंजूसी, यहाँ पे बचा के क्या कर लेगा भाई तू, ठीक है, अपने सिगरेट्स में बचा, सिगरेट कम फूंक, ठीक है। तो यार यही चीज़ है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गलत जगह पे कंजूसी करते हैं। जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे इन्वेस्ट करो भाई, खुल के, फालतू चीज़ों पे मत पैसे खर्चो, अंधा खर्चा मत करो। बट जहाँ पे आपको पैसा बचाना है वहाँ पर तो बचाओ, जहाँ पर ढंग से इन्वेस्ट करना है वहाँ पर तो करो। उस टाइम पर आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम कैब कर लेते, बट उसको था कि भाई मेरे को पैसे बचाना है। हालांकि बाद में हमने कैब कर ली, बट मेरा इस इंसिडेंट को बताने का यही एक एम था कि भाई जहाँ आपको लगे कि पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वहाँ पर करो। सस्ती डील में मत करो जहाँ पर आपकी लाइफ को रिस्क हो या फिर किसी भी चीज़ का रिस्क हो, राइट। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, ठीक है, कमाएंगे फुल उड़ाएंगे बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, तो 2025 में तो पक्का ले लेना हेल्थ इंश्योरेंस। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, हेल्थ इंश्योरेंस आप अगर ढंग का भी लेते हो, 1-2 करोड़ का भी लेते हो, बहुत ही रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो आपका प्रीमियम कितना आता है साल के 40-50 हज़ार रुपये, मतलब कि महीने के 3-4 हज़ार रुपये, ठीक है। तो 3-4 हज़ार रुपये आपका प्रीमियम आता है महीने का, जो कि काफ़ी ठीक अमाउंट है। अब मैं बहुत रफली बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है प्रीमियम, बट एक काफ़ी रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो वो 3-4 हज़ार रुपये आप अगर महीने के बचा रहे हो, ठीक है, आपने सोचा मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, अपने 3-4 हज़ार रुपये 40-50 रुपये बचा लेता हूँ, बट कल को आपको कोई दिक्कत हो गई और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो भाई एक दिन में 40-50 हज़ार रुपये ऐसे उड़ते पता भी नहीं चलता, ठीक है। एक बार आप हॉस्पिटल में पहुँच गए और कोई बीमारी हो गई आपको, तो 10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी इन्वेस्टमेंट भाड़ में जाएगी, ठीक है। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली का जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, जॉब छूट जाएगी, EMI जो होते हैं वो तो चलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो बट 2025 में या फिर आज से ही एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना। अगर आपके पास, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप महीने के 4-5 हज़ार रुपये तो बचा लोगे, बट आपका क्या जाएगा, सुख जाएगा, शांति जाएगा, पैसा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है हॉस्पिटल में। एक बार आपने कदम रख दिया हॉस्पिटल में
5-10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है कि जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे उतना बढ़िया होगा। आपने काफी सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को भी सुना होगा, अपने पेरेंट्स को भी सुना होगा कि भाई अगर आप जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, 20s में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको कम प्रीमियम भरना पड़ता है, 30s में लेते हो तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40s में लेते हो तो और ज़्यादा हो जाता है, और 50-60 के बाद तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जल्दी लोगे उतना बेटर है, उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा, उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ के लिए सिक्योर हो जाओगे। एंड अगर आप सिर्फ एक अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली का, आप पे काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चों को क्या होगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि हेल्थ इंश्योरेंस ना सबके लिए डिफरेंट होता है, मेरे लिए डिफरेंट होगा एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंट होगा। हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी फैमिली सिचुएशंस क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है। अब बहुत सारी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, बट मेरे को एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया है, एंड उसका नाम है डिट्टो इंश्योरेंस। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लेंगे, कंसल्टेशन देंगे, ठीक है। आप इनको कॉल करना, एक कॉल बुक करना, और ये आपको फ्री में बताएंगे कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी एज एंड अर्निंग के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये आपको अच्छे खासे हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे जो आप ले सकते हो। और इनकी बेस्ट बात यह है कि ये स्पैम नहीं करते और ना ही कोई फालतू की पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे सेल्समैन से बात की है बाकी हेल्थ इंश्योरेंस के, तो वो आपको ना कुछ बेचने की कोशिश करते हैं कि सर ये हमारा नया इंश्योरेंस आया है, इसको ले लो या इसको ले लो। तो ये जो डिट्टो इंश्योरेंस है काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिलती है, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी स्पैम कॉल नहीं करते, और बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं यार ये लोग। मतलब मैंने खुद यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी कंसल्टेशन है इनकी। इसके साथ साथ ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इनके साथ एक कॉल बुक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लेंगे कंसल्टेशन का। कॉल करो, इनसे पूछो कि भाई ये मेरी कंडीशन है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, एंड बाकी सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए। सो गो एंड चेक आउट डिट्टो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है स्पेंडिंग टू इम्प्रेस अदर्स। एक कहानी बताता हूँ। तो मैं 2-3 महीने पहले मुंबई में था, तो वहां पर मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था, तो उसके भी 1-2 और दोस्त आए हुए थे, ठीक है। तो हम सब लोग बैस्टियन गए थे, जो कि मुंबई का काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है। शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट है, काफी फेमस है। तो हम वहां पर गए, तो ये जो बंदा था ना, जो मेरे दोस्त का दोस्त था, तो वो बंदा थोड़ा अमीर था, ठीक है। तो उसके पास वो वाला हिसाब था कि दादा की जमीन हाईवे पे निकलाई, तो उसके पास 100 करोड़ से ऊपर की जमीन थी, तो ठीक ठाक पैसा था उसके पास। बट वो जो बंदा था ना, बहुत शौक था भाई, मतलब इतना शौक बंदा तो मैंने कोई देखा ही नहीं। मतलब गुची की वॉच पहन के आ रखा था, और मतलब चलो पहन के आ रखो, तुम कुछ भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हर दूसरी लाइन में नहीं बोलते ब्रो या दिस इज गुची ब्रो, या फिर ब्रो या दिस इज अरमानी ब्रो, तो मतलब वैसा बंदा था। तुमने भी कभी ना कभी देखा होगा, या फिर तुम ना किसी से मिले होंगे, तो वैसा बंदा था, हर दूसरी लाइन में शो ऑफ करने का, बेफालतू में, मतलब कोई सेंस नहीं, मैं कुछ पूछ नहीं रहा, बेफालतू में बस दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, जो भी है। तो हम लोग उस रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो हम 4-5 लोग थे, एक टेबल बुक कर रखी थी। तो साइड में ना एक और बंदा था, तो वो ना मेरा सब्सक्राइबर था, तो उसने कुछ टाइम देखा और फिर उसने अप्रोच किया कि हाय ऋतिक ब्रो, आई हैव सीन योर वीडियोस, यू मेक रियली नाइस कंटेंट वगैरह। तो तारीफ करके चला गया मेरे कंटेंट की, और फोटो खिंचवा के चला गया। अब उस बंदे ने देख लिया कि भाई ऋतिक से कोई सब्सक्राइबर मिलने आया है, ठीक है। तो बंदा इस चीज़ से जल गया कि मैं यहाँ पर इतना पैसा लाद के आ रखा हूँ, इतना दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा, और ऋतिक ऐसे नॉर्मल सा बन के आया हो, इसको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो यार यही पॉइंट है, स्टोरी का मेन मोटो यही है कि आप ना अपने पैसों को या फिर उस चीज़ का रौब मत दिखाओ। आपको अगर कुछ दिखाना है तो आप अपने हार्डवर्क का रौब दिखाओ, ठीक है। आप अपने स्किल्स का दिखाओ, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाओ, आउटपुट का दिखाओ, ठीक है। इन चीज़ों से लोगों को इम्प्रेस करो, ना कि बेफालतू को शो ऑफ करो, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप अच्छे स्किल्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरों को मोटिवेट करते हो, उन चीज़ों से इम्प्रेस करोगे तो लोग एक्चुअल में इम्प्रेस भी होंगे एंड आपको भी अच्छा लगेगा। फालतू चीज़ें, फालतू की हवाबाजी से इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, और अभी तो कोई भी इम्प्रेस होता नहीं है इन चीज़ों से। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर 2025 में आपको लोगों को इम्प्रेस करना है तो अपने भाई ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रेस करो, अपने करियर से इम्प्रेस करो, अपने बिहेवियर से इम्प्रेस करो, अपने हार्डवर्क, अपने काम से इम्प्रेस करो, ठीक है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग ना फालतू चीज़ों का शो ऑफ बहुत कर रहे हैं। मतलब एक मेरा दोस्त है, उसकी इनकम 40-50 हज़ार रुपये होगी महीने की, एंड वो बंदा जा रहा है मुंबई कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड कर ले, जिसकी टिकट 25,000 रुपये की है, आने जाने का खर्चा 15,000 रुपये होगा, खाना और होटल वोटल का खर्चा अलग। मतलब वो 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है एक कॉन्सर्ट के ऊपर 2-3 दिन में, जबकि उसकी महीने की इनकम सिर्फ 40,000 रुपये ही है। तो मतलब
मतलब तुम देख ही रहे होगे कि कितना ज़्यादा शो ऑफ का ज़माना आ चुका है, जितना लोग कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा शो ऑफ में उड़ा रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि एक कॉन्सर्ट है जहाँ पे तुम्हें ग्राउंड में खड़ा होना है, इतनी दूर वहाँ पे एलईडी देख रहे हैं, लोग लिपसिंग कर रहे होंगे, उसके लिए तुम इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। आईफोन लोग ले रहे हैं, ईएमआई पे आईफोन ले रखा है इतने सारे लोगों ने, ठीक है। तो ये बेफालतू को शो ऑफ मत करो, अपने स्किल्स अपने हार्डवर्क का शो ऑफ करो, वो ज़्यादा लंबा चलता है। और तुम इन चीज़ों से ना तुम ही दुखी होगे जब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, लोन के बिल्स पड़े होंगे ना, तब ये कहीं पर भी शो ऑफ काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अपने काम का शो ऑफ करो, ना कि बेफालतू का शो ऑफ करो जिसका कोई सेंस भी नहीं बनाता। फोर्थ इज नॉट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ए फाइनेंसेस। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए होती है, बट उसके बाद भी वो कर्जे में होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस को ट्रैक ही नहीं करते। मतलब मेरी काफ़ी दोस्त है जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, बट उसके बावजूद भी उनका वो हमेशा ना महीने के एंड तक सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 लाख रुपए उनको आ रहे हैं, इनकम आ रही है उनकी जॉब से, और महीने के एंड तक वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करो, कहाँ पर रेंट जा रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है, कितना आपके बाकी खाने पीने में लग रहा है, कितना कपड़ों में लग रहा है। तो जब आप ट्रैक करोगे ना, तो डेफिनेटली जितना भी आप कमा रहे हो उस हिसाब से आप ट्रैक कर पाओगे कि भाई इतना मैंने कमाया, इतना यहाँ पे चला गया, इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने फाइनेंसेस की। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो 2025 में ये वादा करो मेरे से, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि हाँ भाई अब से मैं अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना शुरू करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही छोटी चीज़ है, बट आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखोगे जब आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना शुरू करोगे। फिफ्थ इज कट आउट फेक फ्रेंड्स। 2025 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फेक फ्रेंड्स को कट आउट कर दो। जो लोग आपके करियर के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से बेस्ट नहीं है, उनको भाई कट आउट कर दो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त था, ठीक है। स्कूल में हम फुल ऑन घूमते थे और खेलते थे फुटबॉल वगैरह ये सब कुछ, तो मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त था। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया तो वो थोड़ा कट ऑफ हो गया, 4-5 साल कट ऑफ हो गया था, उससे बात नहीं हो पाई थी प्रॉपरली। तो 5-6 साल के बाद मेरे को फिर मिला, ठीक है। तो जब वो मेरे को मिला ना, तो अपने कॉलेज, मतलब मैं डिफरेंट कॉलेज में था, वो डिफरेंट कॉलेज में था, तो उसने एक बहुत ही बुरी अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट लगा ली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीता था, ठीक है। तो मैं एक बार मेरे से मिलने आया वो घर के नीचे, तो मैं चला गया उसके साथ। तो भाई दिन के 2 बज रहे थे, ठीक है। तो उसने भाई फुल चढ़ा रखी थी, ठीक है। उसके बाद वो मेरे को भी फोर्स करने लग गया कि भाई मैं पी रखा हूँ, तू भी पी, ठीक है। उसके बाद फिर वो रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, मतलब रॉन्ग साइड जा रहा है, मतलब पूरी चढ़ा के दिन में रॉन्ग साइड जा रहा है। अब ऑल्दो मेरा स्कूल में बहुत बढ़िया दोस्त था, ठीक है, बहुत मस्त बनती थी हमारी, बट 5-6 साल में उसने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ख़राब कर ली सिर्फ अल्कोहल की वजह से, ठीक है। तो देखो ऐसे दोस्तों से, ऑल्दो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था वो, अब तो नहीं है, मतलब अभी भी दोस्त है, बट हेलो हाय वाला ही दोस्त है, ठीक है। तो जो लोग आपके लिए, आपकी करियर में आपकी हेल्प नहीं कर रहे, आपको गलत संगति में पहुंचा रहे हैं, उनसे दूर रहो, ठीक है। तो मतलब ऑल्दो बहुत अच्छा दोस्त था, बट ऑब्वियसली अगर मैं उसके साथ रहता तो मैं भी अल्कोहलिक हो जाता, या फिर अगर वो कहीं रॉन्ग विच करके उसका एक्सीडेंट होता तो साथ में मेरा भी एक्सीडेंट होता। तो 2025 में उन लोगों से कट ऑफ करो जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, जो आपके करियर में आपकी हेल्प नहीं कर रहे, या फिर आपको कहीं ना कहीं खींच रहे, पीछे खींच रहे, ठीक है। तो उनसे दूर रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th इज डिपेंडिंग टू मच ऑन पेरेंट्स। मैंने देखा है भाई 25-26 साल के लोग हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह पाते, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक और इंसिडेंट बता देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तो एक बंदा था 19-20 साल का था, 2nd-3rd ईयर में था, ठीक है। तो कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई होगी उसको, ठीक है। वो पेरेंट्स को लेकर कॉलेज पहुंच गया, और फिर वहाँ पे टीचर्स गुस्से में आ गए कि भाई इतनी छोटी सी चीज़ है, अभी भी तुम अपने पापा मम्मी को लेके आओगे क्या हर जगह? खुद हैंडल करना सीखो, ठीक है। 20 साल का हो गया वो बंदा, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को बीच में लेके आ रहा है। कुछ चीज़ें होती है जिसमें आपको पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेरेंट्स से सपोर्ट भी लेना चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं जो पूरे डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी पेरेंट्स को बुला लेंगे कि मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया। तो अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपना खुद हैंडल करने की कोशिश करो सबसे पहले। ना हो तो पेरेंट्स से ऑब्वियसली सपोर्ट ले सकते हो, बट हर छोटी छोटी बात के लिए पेरेंट्स पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग हैं जो अभी भी पापा और मम्मी के पैसों पर पूरे शौक उड़ाते हैं, पूरे मज़े करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 25 साल से ऊपर के हो गए हो तो भाई खुद पैसा कमाना शुरू कर दो। अपने पेरेंट्स के पैसे पर कब तक जियोगे, ठीक है। और जो लोग अपने पेरेंट्स के पैसों पर जीते हैं भाई, उनकी घर में भी रिस्पेक्ट नहीं होती। कभी ना कभी ये बात सबको पता है कि ये बात आ जाती है कि भाई मेरे से पैसे ले रखे इसने, मतलब पेरेंट्स में भी हो जाता है कि तुम्हें खुद रिस्पेक्ट नहीं मिलती अपने ही घर में, अगर आप अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है। हर चीज़ के लिए अगर तुम्हें पेरेंट्स की ज़रूरत है तो बाहर वाले तो बहुत कम इज्जत देते हैं, पेरेंट्स भी खुद कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा हो गया, खुद नहीं कर सकता क्या, अभी भी मैं इसके लिए करूँ,
ये चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है। अगर आप बड़े हो गए हो तो भाई अपने खुद डिपेंडेंट हो, खुद का पैसा कमाओ, खुद इन्वेस्ट करो, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करो। उससे बेटर चीज़ कोई भी नहीं है कि जब आप अपने पैसे कमाओ उसमें से सेविंग करके अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर दोगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 2025 में अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो भाई थोड़े इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आप 18+ हो गए हो तो भाई अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लो, अपना काम खुद से करो, सब कुछ पेरेंट्स पर मत थोपो। और 7th और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज नॉट हैविंग अ रेजोल्यूशन। ठीक है, देखो लाइफ में रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एम ज़रूर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है लाइफ में, या फिर इस साल मेरे को ये करना है, या फिर अगले 6 महीने मेरे को ये करना है। बहुत लोग हैं जो कि एमलेसली चलते हैं, उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है, तो वो भटकते हैं। तो आपके पास एक रास्ता होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पर पहुँचना है इस साल के एंड तक, या फिर 6 महीने में, या फिर 10 साल में इधर तक पहुँचना है। तो उसका पूरा पाथवे बना लो कि भाई मैं ये करूँगा, इस साल ये करूँगा, उस साल वो करूँगा, और अगले 4-5 साल में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो हर साल का रेजोल्यूशन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसों का भी रेजोल्यूशन बनाओ, करियर का भी बनाओ, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का भी बनाओ, अपने बिहेवियर का भी बनाओ। हर चीज़ का रेजोल्यूशन होना चाहिए आपके पास। जैसे कि पिछले साल तक मैंने सोचा था कि मैं अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करूँगा, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा, एनालिस्ट क्लब, जहाँ पर मैं लोगों को कोचिंग दूंगा बिजनेस एनालिस्ट बनने के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मैंने अचीव भी कर लिया। ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने 100% अचीव कर लिया, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। अभी फिलहाल मेरे 2 लाख+ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, और एनालिस्ट क्लब में भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड इस साल भी मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए हुए हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपने इस साल क्या रेजोल्यूशंस लिए हैं, ताकि आपके पास भी कुछ एम हो यार। वही वाली बात, अगर कुछ कहीं पर देखोगे तो वहाँ तक पहुँचोगे भी। ठीक है, अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि मेरे को करना है क्या लाइफ में, तो आप भटकोगे ही। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज नॉट हैविंग अ रेजोल्यूशन। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई मेरे से वादा करो कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लोगे, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। एंड उसके लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिट्टो इंश्योरेंस। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।